हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और पर्यावरण पारिस्थितिकी पार्ट 4 आज हम करेंगे, जिसमें पारिस्थितिकी के बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। और इसके पहले भी पारिस्थितिकी के वीडियो आ चुके हैं, तो ये चौथा वीडियो है। और इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं और घटना चक्र की सारे वीडियो चल रहे हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पर सबको दिया हुआ है टाइमिंग। तो टाइम से आप देखिए इसको और घटना चक्र के सारे सीरीज को करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पारिस्थितिकी में आज करेंगे जैव वानिकी एवं जैव आवर्धन। तो देखते हैं क्या होता है। जैव वानिकी अर्थात बायोनॉमिक्स शब्द बायो तथा नॉमिक्स शब्दों से मिलकर बना है। बायोस का तात्पर्य है जीव, और जबकि नॉमिक्स का अर्थ होता है जिसका ला ला मतलब नियम। तो इस प्रकार बायोनॉमिक्स शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जीवन के नियम। समीचीन प्रतीत होता है। यह पारिस्थितिकी का पर्याय है और साथ ही ये प्राकृतिक तंत्र के मूल्यों पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। जैविक आवर्धन क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो जब कुछ प्रदूषण आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं, ऊतकों में जमा हो जाते हैं, तो इस घटना को बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, मतलब जैव आवर्धन कहते हैं। डीडीटी जैसे प्रदूषक जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और इनका एक बार अवशोषण होने के पश्चात उत्सर्जन द्वारा बाहर निकालना लगभग असंभव हो जाता है। डीडीटी एक ऐसा रसायन है जिसे जैविक रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता। खाद्य श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण प्रथम स्तर पर सबसे कम, द्वितीय स्तर पर उससे अधिक एवं तृतीय स्तर पर सबसे अधिक होता है। घास स्तर परितंत्र में कुछ सांप एवं एक तृतीय उपभोक्ता हैं, अतः डीडीटी का सांद्रण सांप में सबसे अधिक होता है। यह सामान्यतः जीवों में वसा वाले ऊतकों में जमा होते हैं। उल्लेखनीय डीडीटी एक कीटनाशक है, ये तो आपको पता होगा। जैव वानिकी शब्द के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही, तो इसको देख लेते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन, जबकि जीवन का प्रबंधन नहीं, इसको पहले भी आपको बताया गया है। इसका मतलब होता है जीवन के नियम। तो और तो पहला गलत है। और ये पारिस्थितिकी का पर्याय सिनोनिम्स है। यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। तो ये दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन सी। पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा, तो वह होगा सांप में। और अगला है जैव भू रासायनिक चक्र एवं जैविक अनुक्रमण। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन के स्वरूप को या प्रारूप को क्या कहते हैं, भू रासायनिक चक्र कहते हैं। प्रकृति में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन इत्यादि तत्वों के मतलब बायो जियो केमिकल साइकिल पाए जाते हैं। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो पहला कौन सा होता है, गैसीय साइकिल होता है, दूसरा सेडिमेंटरी साइकिल होता है। तो गैसीय साइकिल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है, और अवसादी मतलब सेडिमेंटरी साइकिल में होता है कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर और पोटेशियम। ध्यातव्य है कि जल चक्र को ओडम ने गैसीय चक्र में सम्मिलित किया था। और भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण ही पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है। उदाहरणार्थ घास स्थलों पर घास वर्षा के अधिकतर जल को पौधों की जड़ों तक पहुंचाने से पूर्व अवशोषित कर लेती है। साथ ही आग लगने आदि कारणों से घास स्थलों की भूमि पथरीली और बंजर हो जाती है। ऐसी भूमि लाइकेनों के उगने के लिए आदर्श वातावरण उपलब्ध कराती है। तो एफ क्लीमेंट ने 1916 में पौधों की विभिन्न प्रजातियों के अध्ययन किया तथा उनमें सक्सेशन की सर्वसामान्य परिभाषा दी। और उनके अनुसार अनुक्रमण वह प्राकृतिक विधि है जिसके अंतर्गत एक ही निहित तथा निश्चित स्थान पर एक विशेष समूह दूसरे समूह द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। ओडम नामक वैज्ञानिक ने अनुक्रमण को एक क्रमागत विधि बताया। जैविक अनुक्रमण का सही क्रम क्या है,
तो वह है पहले न्यूडेशन मतलब नग्नीकरण, फिर माइग्रेशन होता है, फिर स्टेसिस होता है, फिर रिएक्शन होता है, फिर स्टेबलाइजेशन होता है। तो पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन डब्ल्यू बेनेट द्वारा किया गया। उन्होंने यह अवधारणा 1976 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एवं ह्यूमन एडॉप्टेशन में प्रस्तुत किया था। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे शीयर कहते हैं। मतलब ऐसा क्रम जो एक ही निश्चित स्थान पर बदल जाता है उसको शीयर कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं भू रासायनिक चक्र। ये यूपीपीसीएस में कई बार पूछा गया है, 2012 में भी, 2020 में भी। निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों के नियमों चट्टानों का अपक्षय चक्र प्रवेश करने वाले पोषक तत्वों के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत क्या है? तो है फास्फोरस चक्र। तो घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? तो कीटों एवं कवकों के कारण या सीमित सूर्य के प्रकाश एवं पोषक तत्वों की कमी के कारण या जल की सीमाओं एवं आग लगने के कारण। तो निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं का सही क्रम है? तो ये अभी बताया गया नगनीकरण, प्रवास, अवस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। तो ये हो जाएगा ये न्यूडेशन, माइग्रेशन, स्टेसिस और रिएक्शन और स्टेबलाइजेशन। और पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो बेनेट ने किया। अगला क्वेश्चन है समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता रहता है वो क्या कहलाता है? वो शीयर कहलाता है। पारिस्थितिकी आंदोलन देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को समावस्था में रखने हेतु जागरूक व्यक्तियों द्वारा समय समय पर विभिन्न आंदोलन चलाए गए, जिसमें चिपको आंदोलन फेमस है। वो वनों की कटाई को लेकर था और 26 मार्च 1974 को गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने वृक्ष से चिपट कर खड़ी हो गई और पेड़ों को नहीं काटने दिया। 70 के दशक का यही आंदोलन पादप संरक्षण की मिसाल बन गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए चलाया गया आंदोलन है। एपीको आंदोलन दक्षिण भारत के पर्यावरण संरक्षण संबंधित आंदोलन है। यह आंदोलन कर्नाटक में आरंभ हुआ था। तो क्वेश्चन है पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता यह किस आंदोलन का नारा है? तो यह है चिपको आंदोलन का नारा है। चिपको आंदोलन संबंधित है तो यह है पादप मतलब पेड़ों के संरक्षण से। पारिस्थितिकी पदछाप एवं मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट क्या है? तो देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों का उपयोग मानव जीवन के लिए आवश्यक है। पारिस्थितिकी घटकों को यह की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है पारिस्थितिकी पदछाप कहलाती है। इसके अंतर्गत मनुष्य द्वारा कार्बन उत्सर्जन का भी मापन किया जाता है। अविवेकशील जीवन शैली जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों तथा जल, ऊर्जा इत्यादि की आवश्यकता से अधिक दोहन किया जाता है, पदछाप के आकार को बढ़ा देती है। आधुनिक युग में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की मात्रा बढ़ रही है। इससे मुख्यतः ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है। तो मोटर वाहन यहाँ पर दिया गया है और सीवेज इधर दिया गया, विद्युत ऊर्जा और जल उपयोग यह पदछाप है, पारिस्थितिकी पदछाप है। प्रदत्त वर्ष में 1 टन के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति आर्थिक मूल्य के रूप में कार्बन का सामाजिक मूल्य तो सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन कहते हैं। मानव समुदाय व देश अपनी नीतियों को सतत विकास के संदर्भ में बनाकर अपने अपने पारिस्थितिकी पदछाप के आकार को सम्यक बना सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी पदछाप या पदचिन्ह पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों पर मानवीय मांग का एक मापक है। तो यह इंसान की मांग की तुलना पृथ्वी की पारिस्थितिकी पुनरुत्पादन की क्षमता करने की क्षमता से करता है। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर मतलब ग्लोबल हेक्टेयर्स है। और यहाँ पर देख लेते हैं क्या है पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं क्या है। तो प्रोविजनिंग सर्विस है, मतलब व्यवस्था सेवाएं हैं, और नियंत्रक सेवाएं रेगुलेशन सर्विस है, और सपोर्टिंग सर्विस है, कल्चरल सर्विस है, प्रिजर्विंग सर्विस है, और प्रोविजनिंग सर्विस में क्या है खाद्यान्न एवं जल का उत्पादन, और रेगुलेटिंग में क्या है जलवायु और रोग का नियंत्रण, और सपोर्टिंग में पोषण चक्र और फसल परागण, और कल्चरल सर्विस में आध्यात्मिक शैक्षणिक मनोरंजक सेवाएं, और प्रिजर्विंग सर्विस क्या है विविधता और अनुरक्षण। तो समुदायों के पूर्ण क्रम को क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे शीयर कहते हैं। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या होती है? भूमंडलीय हेक्टेयर मतलब ग्लोबल हेक्टेयर। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक और न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पारिस्थितिकी पदछाप।
मतलब पारिस्थितिक घटकों का वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है। पारिस्थितिक पच्छाप मतलब जो नेसेसरी होती है उसको पारिस्थितिक पच्छाप कहते हैं। इसके अंतर्गत मनुष्य द्वारा कार्बन उत्सर्जन का भी मापन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो वह है प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण, सांस्कृतिक। निम्नलिखित में कौन सी एक समर्थन सेवा है? तो वह है पोषक चक्र और फसल परागण। तो अगला है पारिस्थितिकी तंत्र, तो ये भी कर लेते हैं। यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण के शत्रु के रूप में देखा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। और इसको जिस स्थान पर लगाया जाता है वो मिट्टी की जल स्तर काफी नीचे कर देता है, मतलब जल का। और ये पौधा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत में पाया जाता है। स्थिर जल के आवास लैटिन आवास के अंतर्गत जैसे आर्द्र भूमि, तालाब, झील, जलाशय इत्यादि बहते जल के आवास लोटिक आवास कहे जाते हैं, जैसे नदी। दो विभिन्न समुदायों के बीच संक्रमण को इकोटोन कहते हैं। मतलब ये समुदाय ए है, समुदाय बी है, इनके बीच के जो स्थान होगा, समुदाय के बीच की जो इकाई होगी, संक्रमण क्षेत्र होगा, उसको इकोटोन कहते हैं। सर्वाधिक स्थायी परितंत्र जो है महासागर का है। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रथम प्रयोग एजी टांसले ने किया था। परितंत्रों की घटती उत्पादन के क्रम में उसकी सही अनुक्रम मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। अधिक विविधता वाले परितंत्र की उत्पादकता भी अधिक होती है। पिक्नोलाइन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। हेक्लोलाइन क्या होती है? किसी जल निकाय में लवणता प्रदर्शन को प्रदर्शित करती है। थर्मोक्लाइन निकाय में क्या तापमान परिवर्तन को दर्शाती है। आर्नीजनेस ने 1973 में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया। पारिस्थितिकी नीच जो होता है, नीचे जिसे बोलते हैं, शब्द को सर्वप्रथम जोसेफ ग्रीनले ने 1917 में प्रस्तुत किया, जिसे सूक्ष्म आवास या माइक्रो हैबिटेट्स भी कहते हैं। भारतीय वन्यजीव संरक्षण 1972 में लागू किए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण में सुधार के लिए 1986 में लागू किया गया। और जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन्य निवासियों अधिनियम दिसंबर 2006 में लागू किया गया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू किया गया। समुद्री उत्प्रवाह एक ऐसी घटना है जिसमें वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म पोषक रहित जल को सघन ठंडे एवं पोषक तत्वों परिपूर्ण जल द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है। पारिस्थितिकी संवेदी तंत्र मतलब इको सेंसिटिव जोन जो होता है वे क्षेत्र होते हैं जिन्हें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत घोषित मतलब संरक्षण घोषित किया जाता है। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों को पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाता है। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों में रात्रि के समय व्यावसायिक प्रयोजनों हेतु वाहनों के आवागमन को विनियमित किया जाता है और ये प्रतिबंधित नहीं है। और अतः कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं को निषेध नहीं है, बल्कि कुछ स्तर पर प्रतिबंध लगाया गया है, कुछ को विनियमित किया गया है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के मित्र नहीं है? तो वह कौन सा है? वह है यूकेलिप्टस। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट माना जाता है? तो वो माना जाता है यूकेलिप्टस। स्वच्छ जल समुदाय में लैटिन आवास का उदाहरण क्या है? तो वह है तालाब एवं दलदल। और दो विभिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो उसको कहा जाता है इकोटोन। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो महासागर है। सबसे अस्थायी पारितंत्र क्या है? तो समुद्र है। और परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो वह है मैंग्रोव है, फिर घास स्थल है, फिर झील है, फिर महासागर है। और ये 2 बार क्वेश्चन आरओ में पूछा गया और आईएएस प्री में पूछा गया है। निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्दों का प्रयोग किया? तो वह किया अर्निस्ट ने, और उन्होंने 1973 में किया था। मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो किसने किया था? एफ.ई. क्लेमेंट्स ने। आरओ 2021 पूछा गया क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, तो किया था ग्रीनले ने 1917 में। भारत में पारिस्थितिकी पर सरोकार को उनके विषय में पारित कानूनों के वर्षों की सूची को पढ़िए। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी सही नहीं है, और ये भी सही नहीं है। मतलब वन्य जीव संरक्षण क्या है? तो ये क्वेश्चन जो है सही नहीं है, इसका ऑप्शन सही नहीं है, बाकी क्वेश्चन तो सही है। तो भारतीय संरक्षण अधिनियम जो 1972 दिया गया है, वन्य जीव संरक्षण 1972 मतलब ए3 इसमें मान लो ए3 इसमें है, लेकिन B1 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब हुआ था? 1972 में, 1986 में,
तो मान लो ये सही है, ये ऐसे मिला दे रहे हैं। और जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के लिए कौन सा 1980 है, तो ऐसा कुछ मिलान सही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर देख लो सीधे। तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया गया और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। और जनजाति एवं अन्य पारंपरिक मतलब पारंपरिक वन निवासियों के लिए जो है वो 2006 का है। और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया है, अतः कोई विकल्प सही सुमेलित नहीं है, इसमें जरूर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है, तो वह पिक्रोलाइन ने। परितंत्र उत्पादन के संदर्भ में समुद्री प्रवाह क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निम्नलिखित माध्यमों से समुद्री उत्पादकता को बढ़ाते हैं। अपघटक सूक्ष्म जीवों को सतह पर लाकर या फिर पोषक पहला गलत है, बाकी दोनों सही। पोषक सतह पर लाकर और दस्तली जीवों को सतह पर लाकर। पारिस्थितिकी इसका ऑप्शन हो जाएगा, केवल 2 सही है, एक गलत है भी। तो समुद्री उत्प्लवक एक ऐसी घटना है जिसमें वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म पोषक रहित जल को सघन ठंडे पोषक तत्व में परिपूर्ण जल द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है। समुद्री जल प्रवाह की घटना से पोषक पदार्थों समुद्री सतह पर आ जाते हैं, जिससे समुद्री उत्पादकता में वृद्धि होती है। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें वन्यजीव अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया गया है। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना है। तो ये दोनों ही गलत ऑप्शन है, क्योंकि पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जहाँ पर पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत घोषित किया जाता है, ना कि 72 के तहत। और कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं को निषेध नहीं है, बल्कि कुछ को प्रतिबंध लगाया गया है, तो ये गलत दोनों है। तो नीचे दिए 2 कथन है, देखते हैं कथन कारक। पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, तो पहला गलत है। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, ये सही है, तो ए सही है, ए गलत है, आर सही है। तो ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे जैव विविधता। तो कैसा लगा आपको बताइएगा जरूर, लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।